नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। आज भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा रहेगी जारी। 43 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेश की मुरादाबाद के प्रायोजित दंगे की रिपोर्ट। इसमें 84 लोगों की हुई थी मृत्यु, 212 लोग हुए थे घायल। 15 मुख्यमंत्री रिपोर्ट से बनाते रहे दूरी। आज काकोरी के नायकों को देश करेगा नमन। इन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लूट लिया था अंग्रेजों का खजाना। हंसते हंसते चूम गए फांसी का फंदा, आजादी की दिखा गए दिशा। और अमरोहा की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में छलांग लगाकर हासिल किया गोल्ड मेडल। परिवार और गांव में खुशी का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए जहां कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के संदर्भ में लेकर आए हैं, तो वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना तो साधा है, साथ ही उन्होंने कहा कि आप गरीब के बेटे के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा से पहले माना जा रहा था कि इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे। चर्चा शुरू होने के साथ ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लेकर आए हैं। वहीं भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को लेकर टिप्पणी की। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत गलत समय पर लाया गया है। कांग्रेस को बाद में इसका पछतावा होगा। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज लोग महंगाई से काफी परेशान हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार। सर, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में 3 दिन तक 16 घंटे बहस होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी बातें रखेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे।
संसद के दोनों ही सदनों में कल भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच सरकार ने कई अहम विधायी कामकाज भी निपटाए। एक तरफ जहां राज्यसभा में अंतर सेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 पारित हो गया, वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। वहीं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 भी पास हो गया। हालांकि बार बार हुए व्यवधान के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। राज्यसभा में दोपहर बाद कामकाज सुचारू रूप से चला और कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन से पारित हुए। इन विधेयकों में सबसे पहले अंतर सेवा संगठन कमांड कंट्रोल और अनुशासन बिल 2023 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सदन में रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल के पारित होने से हमारी तीनों सेनाएं बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी अंतर सेना संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। राज्यसभा में भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कर दिया गया। नए बिल के अनुसार राष्ट्रपति को IIM का विजिटर बनाया गया है। उनके पास कामकाज का ऑडिट करने, पूछताछ करने का आदेश देने के साथ साथ निदेशक के साथ इसके बोर्ड के अध्यक्षों को नियुक्त करने या हटाने की शक्तियां भी होंगी। हमने इसको बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, आइजर की इक्विवेलेंट IIM को भी हमने विजिटर्स नॉमिनी आज बोर्ड ऑफ द गवर्नर की चेयरमैन, डायरेक्टर नियुक्ति की प्रक्रिया और उनपे डिसिप्लिनरी एक्शन अगर आवश्यकता है तो लेने की समानता है इस बोर्ड में, इसमें हमने प्रपोज किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 एक साथ चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखे। बिल का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करना है। साथ ही राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करना है और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना भी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारे देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है। स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी। पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा। राज्यसभा में सदन की शुरुआत होते ही मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और बार बार हुए व्यवधान के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 43 साल पहले हुई दंगे की रिपोर्ट सदन में पेश की। ईद के दिन 1980 में अफवाह फैलने के कारण ये पूर्व नियोजित दंगा हुआ था। 15 मुख्यमंत्री सत्ता में आए और चले गए, किसी ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा। दंगे के बाद न्यायमूर्ति MP सक्सेना इस जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिन्होंने 496 पेज की ये रिपोर्ट 1983 में सौंप दी थी। इसमें उन्होंने दंगे के लिए शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग व डॉक्टर हामिद हुसैन के नेतृत्व वाले खाकसारो समर्थकों
व भाड़े के लोगों को माना है। इसमें 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 112 लोग घायल हो गए थे। आयोग के अध्यक्ष को इसमें आरएसएस भाजपा की कोई भूमिका नहीं मिली और न ही सामान्य मुसलमान इस दंगे में शामिल थे। अध्यक्ष ने इसे पूर्व नियोजित दंगा बताया, जिसकी रिपोर्ट कल सदन के पटल पर रखी गई। मुरादाबाद के प्रत्यक्षदर्शी आज भी इस घटना को याद करते हुए सहम जाते हैं, जब पूरा शहर जल रहा था और लोगों को मारा जा रहा था। परंपरा को भूलकर लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए थे। उन्होंने ये मुद्दा बहुत अच्छा सांसद में उठाया है। ना तो हमें तो ये लग रहा था कि किसी को न्याय मिलेगा ही नहीं, अब उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा। बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें मेरे एक वालिद थे, मेरे दादा थे, मेरे एक अंकल थे, एक हमारा बिहार का आदमी था जिसे सन 1980 में पुलिस घर के अंदर से ले गई थी। इनका आज तक कोई पता ही नहीं है। बाजार में गए थे ये कि कोई आदमी मरा था, वहाँ से आए थे कांट से, चौकी पे कि वहाँ देखने जा रहे हैं, बस फिर बुर लौट के नहीं आए। मेरे फादर हाजी अनवर हुसैन थे और मेरे भाई सज्जाद हुसैन और मेरे भाई कैसर हुसैन और एक मेरे घर के सर्वेंट थे अब्दुल सलाम। इन चारों लोगों को, जो वयस्क लोग थे, इन लोगों को लेकर चली गई और उसके बाद आज तक उनका पता नहीं। कर्फ्यू लगा हुआ था, 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। तो घर का कुछ, अब जैसे मेरा जन्मदिन था, उनका था, तो घर से 10 कदम के लिए कह के गए थे कि मैं भी आधे घंटे में आ रहा हूँ। अचानक कर्फ्यू बंद हो गया, सायरन बजने लगे, अचानक कर्फ्यू बंद हो गया। तो हमने सोचा मोहल्ले में ही या कहीं बाहर ही होंगे, क्योंकि हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, वहाँ सब अपने से। तो पापा थोड़ी सी कहीं को दूर में होंगे, अचानक वो वहाँ से नहीं आ सके। सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे और दोनों पक्षों के लोग मरे थे। ये नहीं है कि केवल किसी एक पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के भी थे और मुस्लिम पक्ष के भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काकोरी से स्वाधीनता उत्सव का शुभारंभ करेंगे। स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करते हुए मनाई जाएगी। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस उत्सव में शहर से लेकर गांव तक अनेक आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियत पंच प्रण का संकल्प दिलाकर शहीदों के परिजनों के सम्मान के साथ 75 जिलों में पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आज ही के दिन काकोरी में ट्रेन से अंग्रेजों के सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसको 58 साल बीत रहे हैं। किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसकी ये एक बानगी है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, पनवारी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमत नाथ गुप्त और मुकंदी लाल शामिल थे। मुख्यमंत्री आज काकोरी पहुंचकर इन शहीदों को नमन करेंगे और कई कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रदेश में महिला अपराधों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अपराध पर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 21 जुलाई से 7 अगस्त तक मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने 4 अगस्त तक महिला अपराध संबंधी मामलों के निस्तारण पर 98.10% तक निस्तारित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। महिला अपराधों के निस्तारण में प्रदेश को दूसरा स्थान मिला हुआ है। एफआईआर दर्ज कर जांच के मामले में पूरे देश में प्रदेश 5वें स्थान पर है तथा महिला अपराधों में कमी आ रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई आज भी चलती रहेगी। आज आईआईटी कानपुर की टीम भी सर्वे में शामिल हो रही है, जो वैज्ञानिक आधार पर मैपिंग के साथ जमीन के अंदर सीधी तस्वीरें लेगी। कल गुबंद का कई कोड़ों से एएसआई की सर्वे टीम ने सर्वे किया था। हालांकि सर्वे टीम ने कोई भी ब्यौरा मीडिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया और कहा है कि वैज्ञानिक आधार पर जो सर्वे किया जा रहा है वो सही दिशा में बढ़ रहा है। सर्वे
सर्वे में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सरकार ने भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है। अपने सिस्टम से, अपनी पद्धति से, अपना जो उनका काम करने का तरीका है, उन तरीकों से सारे एविडेंस, सारे साक्ष्यों को वो कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सारे भाई परिसर का करना है वो कर रहे हैं। जहां उचित समझेंगे वो अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से, अपना जो उनका काम करने का तरीका है उन तरीकों से वो करेंगे जहां उनको आवश्यकता होगी। रायबरेली में दैवीय आपदाओं में होने वाली आकाशीय बिजली से मौतों का आंकड़ा अब कम होगा। इसके लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाते हुए लाइटनिंग अरेस्टर लगवाने का फैसला लिया। जनपद की प्रत्येक ग्राम सभा में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाने हैं, जिनका सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक ग्राम सभा के ऊंचाई वाले स्थल को चयनित कर वहां डिवाइस इंस्टॉलेशन कराई जाएगी, जिससे आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि को रोका जा सके। हम अमूमन लोग पेड़ के नीचे छांव में खड़े होने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आकाशीय बिजली के लिए की दृष्टिकोण से ये खतरनाक है, तो ये ना किया जाए और इसके बदले सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को आश्रय लें। और लाइटनिंग अरेस्टर जो है जहाँ जहाँ लगाए जा सके ऊंचाई के स्थलों पर गांव में, वो उससे काफ़ी मदद मिलती है। और हम लोगों की तरफ से भी अब ये प्रयास हो रहा है कि सर्वे करा करके बजट की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको हम लोग मैक्सिमम तरीके से आच्छादित करा लें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर का रोकथाम किया जा सके। आजमगढ़ में डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 299 और 399 रुपए में 10 लाख रुपए के बीमे के साथ अन्य कई जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। इसमें ओपीडी हॉस्पिटल पर निर्धारित व्यय में और 2 बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसमें 18 से 65 आयु वर्ग के लोगों को 1 वर्ष में 10 लाख का बीमा कवर मिलता है। इसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा समेत कई बीमारियों से भी इलाज की सुविधा मिलती है। इस बीमा योजना का लाभ कई ग्रामीण उठा रहे हैं। यहाँ आने पे एक स्कीम के बारे में जानकारी मिली है, जिससे पता चला कि आपका 399 का एक इंश्योरेंस है। उसको खुलवाने के बाद अगर आपकी आकस्मिक कहीं दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो आपको तुरंत 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल मिलेगा। और उसके बाद अगर दुर्भाग्यपूर्ण कहीं चोट वगैरह कुछ लगती है तो आपको इस स्कीम के थ्रू 60,000 और 30,000 का इंश्योरेंस मिलेगा। इस बीमा से 10 लाख का जो है बीमा होता है, 299 और 399 दोनों में 10 लाख का जो बीमा होता है वो 18 से लेकर के 65 तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए है ये। और इसमें 299 या 399 के द्वारा जो बीमा खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, उसको 1 साल के बाद से पुनः रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी कि ये 1 साल तक जो है लागू रहता है। बलरामपुर डाक अधीक्षक गोंडा मंडल द्वारा थारू जनजाति के उत्पाद डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया। इसका अनावरण निदेशक डाक सेवाएं गोरखपुर परिक्षेत्र एवं जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 विशेष वस्तु की पहचान दिलाने के क्रम में जिले के थारू समुदाय द्वारा निर्मित डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। निदेशक डाक सेवा गोरखपुर परिक्षेत्र ने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 75 ऐसे वस्तुओं की खोज की गई जिसका पहचान अभी आमजन में नहीं है। इसी क्रम में थारू समुदाय के डलिया पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, जिसे संचार मंत्रालय भेजा जाएगा और ये देश विदेश में अपना पहचान बनाएगा। इससे थारू समुदाय द्वारा बनाई जा रही डलियों को पहचान प्राप्त हो सकेगी। तो थारू जनजाति की कलात्मक जो उसकी कुशलता है उसको एक प्रोत्साहन के रूप में, उसको आगे बढ़ाने के रूप में, उसको पब्लिक तक ले जाने के क्रम में एक विमोचन था जो थारू जनजाति के द्वारा डलिया बनाया जाता है। उस पर एक स्पेशल कवर डाक टिकट के साथ निकला है। तो ये स्पेशल कवर यहाँ से संचार मंत्रालय में जाएगा, वहाँ से देश के विभिन्न कोनों में और विदेशों में इसको भेजा जाएगा। इसको थारू भाषा में वो ढकिया कहते हैं, लेकिन ये डलिया के रूप में आज जो डाक विभाग ने इसको विशेष एनवेलप के रूप में उसके चित्र को लॉन्च किया है, बहुत ही सराहनीय है। और इससे थारू जनजाति के उत्पादों को एक पहचान प्राप्त होगी और निश्चित रूप से जो उनका आर्थिक जीवन स्तर है वो भी सुदृढ़ होगा।
आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विटामिन से भरपूर ड्रैगन फ्रूट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किए गए परिवारों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्रैगन फ्रूट पौधा लगाने की शुरुआत की गई है। ये पौधा 1 साल में ही फल देने लगता है। महिलाओं और बच्चों को ड्रैगन फ्रूट उपलब्ध होने से प्रचुर मात्रा में विटामिन प्राप्त होगी। प्रत्येक परिवार को 5-5 पौधे रोपित करने हैं। बाजार में ये पौधे काफी कीमती हैं, जबकि जनपद में ग्रामीणों को ये पौधे निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को विटामिन युक्त फल उपलब्ध हो सके। जनपद में 651 अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को चिन्हित किया है। उन परिवारों में हम जिला खनिज निधि के माध्यम से हम लोगों ने 5-5 पिलर मतलब 20 पौधों उनके घर में हम लोगों ने लगवाए हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको पूरा ट्रेन भी किया गया है। उनको जानकारी दी गई है कि फ्रूट उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनको कुपोषण से बाहर करने के लिए कितना ज़रूरी है। और मार्केट में क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो हमारे जो ऐसी महिलाएँ हैं जो अति कुपोषित परिवार हैं, उनके परिवारों में हम लोग सीधे इसकी खेती को बढ़ावा देंगे और ताकि ऐसी जो बच्चे हैं वो इस फ्रूट को खा के मतलब अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन उनको मिल सके और साथ साथ जागरूकता भी लोगों में बढ़े कि एक फ्रूट करना, इसकी खेती करना कितना आसान है। हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयागराज में हथकरघा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को सशक्त बनाना, दुनिया भर में हैंडलूम एवं हस्तशिल्पकारों की कला को पहचान दिलाना है। इस अवसर पर हथकरघा द्वारा बने उत्पादों को फैशन शो में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर MSME प्रोजेक्ट की डायरेक्टर विभा मिश्रा एवं सेंटर फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सृष्टि पुरवार उपस्थित थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिल्प कला भारत की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। हथकरघा उद्योग में इसकी छाप दिखती है। सरकार ने इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी कपड़ों के प्रचलन पर जोर दिया है, जिसका लाभ इस उद्योग को मिल रहा है। यहाँ पे इतना सुंदर उन लोगों ने किया और पूरी तरह से हथकरघा को कहीं ना कहीं हमारे स्वदेशी को प्रमोट किया है। ये बहुत ही देश हित के लिए बहुत ही अच्छा है। आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है। मेरे मन में ये विचार आया है कि जो हैंडलूम की साड़ियाँ होती हैं वो अगर पहन करके हम लोग एक साथ चलते हैं, स्टेज पे चलते हैं, तो उससे 2 संदेश जाता है। एक तो हम ये दिखाने के लिए कि हमारी मातृशक्तियाँ जो होती हैं वो भारतीय परिधान में भी कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ सकती हैं। दूसरा, इनके जो परिधान होते हैं, जो हथकरघा है, उनको एक तरीके से प्रमोशन भी देना है कि वो इतने अच्छे होते हैं कि ये केवल देश के लिए नहीं, विदेशों में भी जाकर के चर्चित हो, जिससे हमारा स्वदेशी जो हमारा अपना मूल उद्देश्य है, मूल मंत्र है, वो आगे बढ़े। हमारी इस परंपरा को हम आगे बनाए रखें और इसकी वैल्यू को हम विदेशों तक पहुंचाएं। मिर्जापुर में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग और बाल संरक्षण आयोग मिलकर नशे के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, सिगरेट व गुटखे की दुकानें नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों में बच्चों का फेरी क्लब बनाया जाए, जिससे वो नशे से दूर रह सके। मेडिकल स्टोर व आबकारी की दुकानों पर कैमरे लगाकर बच्चों की निगरानी की जाए। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे नई पीढ़ी नशे की लत से दूर मुक्त हो सके। नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और इस अभियान के तहत जैसा मैंने बताया कि विद्यालय के 100 मीटर सराउंडिंग कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। हमने ई सिगरेट को प्रतिबंध किया है, हमने हुक्का बार को भी प्रतिबंधित किया है। दूसरा, हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है कि एक क्लास में 6-7 विद्यार्थी और एक टीचर, और टीचर उन विद्यार्थियों के साथ रहेगा और जो समय समय पर विद्यार्थियों के साथ ये चर्चा करेगा कहीं हमारी क्लास का बच्चा कहीं नशे में तो नहीं जा रहा है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तार बंगला कैंपस उद्यान में देश विदेश के कई पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें देश का सीता अशोक, अरब का खजूर, इंडोनेशिया का टीक, जर्मनी का लेमन सहित विभिन्न देशों के पौधे रोपित किए गए हैं। इसका उद्देश्य तमाम वनस्पतिक पौधों को एक साथ लाना और उन देशों के साथ देश का जुड़ाव प्रस्तुत करना है। G20 के दौरान जब दुनिया के अन्य देशों के लोग यहां आएंगे तो उन्हें अपने देश के पौधे देखने को मिलेंगे, जिससे समाज के साथ प्राकृतिक रूप से भी जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। इससे छात्रों को रिसर्च करने के लिए मटेरियल उपलब्ध होगा। G20 पार्क जो स्टैब्लिश किया है, ये 20 देशों के पौधे लगाए गए हैं और खासकर ये ख्याल रखा गया है इसमें कि 20 जो देश के प्लांट्स हैं वो यहाँ सर्वाइव कर सके। ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो हमने सीता अशोक लगाया है, ये हमारे यूपी का जो नेशनल ट्री है, उसी के कंपेरिजन देखें सऊदी अरबिया का फोनिक्स देखेंगे आप, वो लगाया गया है, वो सऊदी अरबिया का नेशनल ट्री है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि इसमें एक समावेश हो और लोगों को, जो स्टूडेंट को यहाँ रिसर्च का एक मटेरियल प्रोवाइड कर सके, और यही इसका उद्देश्य है, इसका मानो पार्क को बनाने का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। 20 कंट्रीज हैं G20 में, उन कंट्रीज का हर कंट्रीज का एक पौधा हमने यहाँ इसमें लगाया। जैसे भारत का सीता अशोक है, सऊदी अरबिया का जो है डेट पाम जिसे खजूर कहते हैं। अमरोहा के गांव मोहम्मदपुर की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सोनम ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में 13.32 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सोनम इसी प्रतियोगिता में लंबी कूद में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। उसकी इस कामयाबी से परिजनों के साथ पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई है। गाँव मोहम्मदपुर के किसान राजवीर सिंह की बेटी सोनम CISF में हेड कांस्टेबल है और दिल्ली में तैनात है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जाने का सोनम का ये दूसरा मौका है। वर्ष 2019 में चीन में हुए गेम्स में भी सोनम ने प्रतिभाग किया था और 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक देश को दिलाया था। इतना ही नहीं, मार्च 2023 में सोनम ने 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसी वर्ष सोनम को देश के पुलिस विभाग की सर्वोत्तम खिलाड़ी भी चुना गया है। सोनम की इस सफलता से उसके पिता राजवीर सिंह, भाई अंकित सिरोही, माता सुनीता देवी प्रसन्न हैं। हमारी सोनम दिल्ली में CISF में हेड कांस्टेबल हैं और वो कनाडा में चल रहे गेम में शामिल हुई हैं। उन्होंने वहाँ लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता है और ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारी बेटी सोनम सिरोही, ये पहले से ही खेलों की रुचि थी इसे, तो हमने भी इसे बढ़ा दिया। बेटा चलो, जब खेलने की रुचि है तो खेलो आप। तो ये पढ़ने के साथ पढ़ाई भी कर रही थी, खेल भी रही थी। तो इसकी जो है पुलिस में नौकरी लग गई। तो ये उससे बाद नौकरी लगने से बाद फिर चीन में खेलने गई थी। वहाँ से इसने सिल्वर और 1 गोल्ड दोनों मेडल जीते। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कल की थी चर्चा की शुरुआत। आज भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा रहेगी जारी। 43 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पेश की मुरादाबाद के प्रायोजित दंगे की रिपोर्ट। इसमें 84 लोगों की हुई थी मृत्यु, 212 लोग हुए थे घायल। 15 मुख्यमंत्री रिपोर्ट से बनाते रहे दूरी। आज काकोरी के नायकों को देश करेगा नमन। इन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए लूट लिया था अंग्रेजों का खजाना। हंसते हंसते चूम गए फांसी का फंदा, आजादी की दिखा गए दिशा। और अमरोहा की बेटी सोनम सिरोही ने कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप में छलांग लगाकर हासिल किया गोल्ड मेडल। परिवार और गांव में खुशी का माहौल।